प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, नमस्कार। मैं अदिति सिंह, अनुक्रमांक 35, डाइट बांदा DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षार्थिनी आपके समक्ष विषय गणित के प्रोजेक्ट कार्य के साथ प्रस्तुत हूँ, जिसके तहत चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, आयत के विभेदों एवं गुणों का प्रतिक्रिया स्वरूप अध्यापन कराऊंगी। इस प्रोजेक्ट कार्य के मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर VK रत्नाकर डाइट प्रवक्ता मेरे संरक्षक रहे हैं तथा कार्यक्रम के निर्वाहक के रूप में प्राचार्य महोदय हरिश्चंद्र नाथ जी कार्यरत हैं। मिशन संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा समन्वयक के रूप में आदरणीय श्री प्राचार्य महोदय एवं समस्त डाइट प्रवक्ता प्रयासरत हैं। आज की संदर्शिका के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं भुजाओं के मेल से आकृति के खेल। अतः अनुक्रमणिकानुसार हम चतुर्भुज की प्रत्येक आकृति को प्रदीप्त करेंगे। तो चलते हैं ज्यामिति की कक्षा पर। बच्चों से गणित का जिक्र करने पर कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं कि हमें गणित पसंद नहीं और हमें गणित नहीं आती। मैंने बच्चों से अनुरोध किया कि क्यों ना हम आज खेल खेल में कुछ आकृतियों को सीखें और उनके बारे में जानें। मैंने उनके सामने एक आकृति दर्शाई और उनसे पूछा कि यह आकृति क्या है। बच्चों ने जवाब तो दिए, लेकिन वो विभेद नहीं कर पाए कि ये आयत है या वर्ग है या समलंब है। अतः बच्चों के समक्ष मैंने चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार का वर्णन किया, जो निम्नवत है। चतुर्भुज, 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं तथा एक साधारण चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अतः यूक्लिडियन समतल ज्यामिति में चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसके 4 किनारे होते हैं और 4 शीर्ष। चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें पहले अनियमित चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज एवं समचतुर्भुज, आयत तथा वर्ग सम्मिलित हैं। तो मेरी ज्यामिति की कक्षा पर कुछ नई प्रतिक्रियाओं के साथ रचनाओं का ज्ञान। माध्यमिक स्तर की गणित की कक्षाओं में चांदे, प्रकार, सेट, रबर आदि साधनों की मदद से विविध ज्यामितीय आकृतियों की रचना के अभ्यास कराए जाते हैं। इन रचनाओं का निर्माण करते हुए कोई सवाल उठाने, तर्क करने या नए तरीके खोजने, अपनी परिभाषाएं गढ़ने जैसा कोई जगह नहीं रहती। पाठ्य पुस्तकों में सिर्फ कुछ आकृति बनाने के नुस्खे भरे होते हैं और उनमें नवाचार करने या सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। पाठ्य पुस्तकों में यह भी नहीं बताया जाता कि यह चरण क्यों अपनाए जा रहे हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैंने तय किया कि क्यों ना बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों पर काम करते हुए बच्चों को चतुर्भुज की रचना का अनुभव दिया जाए। इनमें वर्ग आयत, समचतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज जैसी आकृतियां शामिल की गईं। इन चतुर्भुज की विशेषता यह है कि इनके विकर्ण या तो एक दूसरे को लंबवत काटते हुए बराबर भागों में बांटते हैं या कम से कम 2 भागों में बटे होते हैं। क्योंकि बच्चों को कई किस्म के चतुर्भुज बनाने थे, इसलिए जरूरी था कि वे यह समझें कि चतुर्भुज क्या होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले कालखंड में यह गतिविधि कराई कि वे 4 भुजा वाली आकृति को चतुर्भुज की बजाय बहुभुज नाम दें। और कालखंड की सारी गतिविधियां बच्चों ने समूहों में की। प्रत्येक समूह में 5 से 6 बच्चे थे। समझ के साथ रचना, बच्चों के साथ एक अन्य सत्र में एक चतुर्भुज बनाने को कहा। इस गतिविधि के लिए बच्चों को कागज की पतली पतली पट्टियां दी, जिनमें से कुछ पट्टियां बराबर लंबाई की थी और कुछ गैर बराबर लंबाई की। उनसे कहा मैंने
कि इन पट्टियों का उपयोग करके एक वांछित चतुर्भुज बनाएं। अतः प्रथम चतुर्भुज, द्वितीय चतुर्भुज, तृतीय चतुर्भुज करते हुए प्रत्येक समूह ने एक नए तरीके से वर्ग बनाया। समूह के सदस्यों ने इसे बनाने की प्रक्रिया समझाई। छात्र ने कहा कि हमने सबसे पहले बराबर लंबाई की पट्टियां ली और आड़ी पट्टी के एक सिरे पर दूसरी पट्टी 90 अंश के कोण के साथ रखी। फिर तीसरी पट्टी को पहली आड़ी पट्टी के समानांतर रखा और आखिरी पट्टी को इनमें जोड़ते हुए रखा। मैंने कहा कि किस चरण में तुम्हें यकीन हो गया था कि ये बनने वाला चतुर्भुज वर्ग है? तो बच्चों ने कहा तीसरे चरण में। क्यों? क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक यही विकल्प था कि चौथी पट्टी को पहली आड़ी पट्टी के लंबवत रखूं। शेष समूह ने भी निर्माण का यही तरीका अपनाया था, किंतु किसी भी समूह ने निर्माण की प्रक्रिया में वर्ग के विकर्णों के गुणधर्म पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा शायद इसलिए हुआ हो क्योंकि परिभाषा बनाते वक्त उन्होंने विकर्ण के गुणधर्मों में गौर ही नहीं किया था। एक अन्य समूह के बच्चों ने रोम्बस की रचना की प्रकार को इस प्रकार से दिखाया। मैंने उनसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। तीसरे चरण में बच्चों ने यह सावधानी रखी कि तीसरी पट्टी पहली पट्टी के समानांतर रहे। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस तरह बना रोम्बस कोण और विकर्ण संबंधी गुणधर्मों पर खरा उतरेगा? बच्चे इसके लिए भी आश्वस्त नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि कोई तरीका सोचो और उसे पक्के तौर पे एक सही आकृति दो। रोम्बस की एक अन्य रचना को कुछ बच्चों ने निम्नवत चरणों से दर्शाया। इस समूह ने निर्माण के लिए रोम्बस के विकर्णों के गुणधर्मों का प्रयोग किया था, यानी विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक होते हैं। पतंग बनाने वाले एक समूह ने कुछ निम्नलिखित विधि अपनाई। इस विधि का प्रदर्शन करते समय बच्चे ने पहले दो ऊपरी पट्टियों को एक साथ रखा और फिर नीचे वाली दो पट्टियों को एक साथ रखा और पतंग बनाई। हालांकि परिभाषा बनाते समय उन्होंने विकर्णों के गुणधर्मों पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आकृति बनाते समय उन्होंने इनका उपयोग भी नहीं किया। एक अन्य समूह ने पतंग को लेके निम्नलिखित चरण प्रस्तुत किए। समूह कार्य के प्रस्तुतिकरण के समय मैंने बच्चों को चुनौती दी कि वे यह मूल्यांकन करें कि निर्माण की विधि सही है या नहीं। सारे बच्चों का निष्कर्ष था कि आकृति बनाने में विकर्णों के गुणधर्मों का उपयोग करना सर्वोपयोगी है। अतः अगले सत्र में बच्चों से कहा कि वे ज्यामिति के उपकरणों का प्रयोग कर कुछ चतुर्भुज बनाएं और पुनः बच्चों को समूहों में बांट दिया। पहले समूह के बच्चे वर्ग बना रहे थे और उन्होंने सिर्फ स्केल का उपयोग किया। आकृति बनाते समय उन्होंने तो यह ध्यान रखा कि सारी भुजाएं बराबर हो, किंतु कोण के गुणधर्मों का ध्यान रखना भूल गए। जब मैंने उनके द्वारा बनाए गए वर्ग को नापने को कहा तो पता चला कि उस आकृति के कुछ कोण 90 अंश के हैं ही नहीं। जब उन्हें समझ में आया कि यह तरीका काम नहीं कर रहा तो उन्होंने वह विधि याद की जो नियमित गणित कक्षा में मैंने उन्हें पढ़ाई थी। कुछ देर बाद एक बच्ची ने निम्नलिखित आकृति बनाई। एक छात्र ने विकर्ण के गुणधर्मों का प्रयोग करके पतंग बनाई और उसने उस पतंग में कुछ निम्नलिखित आकृति दर्शाई। उसने समझाया कि वह जानती थी कि लंबवत समद्विभाजक कैसे बनाते हैं, इसलिए उसने पहले छोटे विकर्ण को लंबवत समद्विभाजित करने वाला विकर्ण बनाया और फिर उनके अंतिम बिंदुओं को जोड़ दिया। मैंने एक छात्र से आकृति बनाने की उसकी विधि दर्शाने को कहा, अतः उस दूसरे छात्र ने इस गुणधर्म का ही प्रयोग किया था कि पतंग के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं और उसने एक निम्न रूप से रेखा चित्र बनाया। अतः सबसे पहले उसने निम्नांकित रेखा चित्र बनाया। चित्र को देखने पर वह समझ गई कि यह एक रोम्बस है। उसने फिर पतंग का कटआउट देखा और यह देखने के बाद
कि पतंग के ऊपरी 2 भुजाएं बराबर हैं, निचली 2 भुजाएं बराबर हैं। उसने ऊपरी व निचले चाप बनाते समय प्रकार की टांगों के बीच की दूरी बदली और पतंग की सही आकृति बना ली। एक अन्य समूह ने रोम्बस बनाया। इस समूह के एक छात्र ने इसका प्रदर्शन निम्नवत किया। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने 2 खड़े बिंदु बनाए, आ, का एवं खा। फिर मैंने प्रकार की टांगों की कुछ दूरी लेके बिंदु का के बाईं व दाईं ओर चाप बनाए। इसके बाद मैंने प्रकार की टांगों के बीच उतनी ही दूरी लेके बिंदु खा के दाईं और बाईं चाप बनाए। दूसरे छात्र ने कहा कि मेरी विधि भी इसी के समान है, पर मैंने सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा बनाई और फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ उसने पूरा ऊर्ध्वाधर रेखाखंड नहीं बनाया है, सिर्फ रेखाखंड के अंतिम बिंदु ही चिन्हित किए हैं। फिर से प्रथम छात्र बोला कि मुझे तो पता था कि रोम्बस को पहले आड़ी रेखा खींचकर बनाया जा सकता है, किंतु मैंने एक नई विधि विकसित करना चाहिए थी। इस तरह से बालक ने एक नई विधि को विकसित किया। इसी समूह के एक अन्य छात्र ने रोम्बस को कुछ निम्न तरीके से दिखाया। इस छात्र ने रोम्बस के 3 चरण में आकृति को प्रस्तुत किया। अतः इस सत्र के बाद जब मैंने बच्चों से पूछा कि उन्हें गतिविधियां अच्छी लगी या नहीं, तो सारे छात्रों ने कहा कि उन्हें गतिविधियां बहुत अच्छी लगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जो नियमित कक्षाओं में गणित का अध्यापन कराया गया, उनसे कहीं बेहतर उन्हें ये गतिविधियां पूर्ण कक्षाएं पसंद आईं और उन्होंने इनमें सीखा और अपना अभिव्यक्ति भी दिखी। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि मौका मिले तो बच्चे विषय वस्तु के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अवधारणा में अपनी सूझबूझ जोड़ सकते हैं और ज्ञान भी पैदा कर सकते हैं। अपने तरीके, आकृतियों के नाम, अवधारणाओं की परिभाषाएं विकसित करना अच्छा भी लगता है उन्हें। यदि ज्ञान का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है तो उनके और शिक्षक के बीच के विषय का फासला गायब हो जाता है। मैं मानती हूँ कि सीखने सिखाने का यह तरीका काफ़ी समय की मांग करता है, जो स्कूलों में इन अवधारणाओं के लिए आवंटित समय से ज़्यादा है। किंतु अपने अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ कि समय के साथ जब बच्चे अपने सीखने की जिम्मेदारी स्वयं उठाने के आदी हो जाते हैं तो उनके सीखने की रफ्तार तेज हो जाती है। धन्यवाद।